गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं केस ब्रीफिंग। क्या बोलते हैं? केस ब्रीफिंग। चाहे आपने पैरामेडिकल स्टाफ हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, एमडी कर रखी हो, डीएम कर रखी हो, एमसीएच कर रखी हो, कोई भी सुपर स्पेशलाइजेशन कर रखी हो, अगर आपकी केस ब्रीफिंग अच्छी नहीं है, केस प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, तो आप डायग्नोसिस नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? डायग्नोसिस आपका एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाता। कुछ न कुछ पिटफॉल्स रहता है, कुछ न कुछ मिस पॉइंट वहां पे रहते हैं। तो हम आज सिखा रहे हैं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल, इसको ध्यान से सुने। जब भी आपका कोई सीनियर आता है या फिर आप भी वहां पे सीनियर हो, तो कैसे आपको केस को ब्रीफ करना है और कैसे एग्जैक्ट हम डायग्नोसिस तक उसमें पहुंच सकते हैं। तो डायग्नोसिस को हम कई बार शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? DX। क्या लिखते हैं? D कैपिटल और X स्मॉल। डायग्नोसिस। केस ब्रीफिंग का मतलब होता है सबसे पहले जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है तो वो 3 ग्रुप में होगा। कौन से ग्रुप में होगा? 3 ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप होते हैं? पीडियाट्रिक, वेरी गुड। पीडियाट्रिक, एडल्ट और जीरियाट्रिक। वेरी गुड। तो ये 3 एज ग्रुप होते हैं, पीडियाट्रिक, अडल्ट और जीरियाट्रिक। सबसे पहले आपको देखना किस ग्रुप से वो है। ओके, उसके बाद एज, ओके, उसके बाद जेंडर। तो ऐसे हमें उसको ब्रीफ करना है। जैसे मेरे पास कोई 5 साल का बच्चा है तो मैं क्या बोलूंगा? ए 5 ईयर ओल्ड मेल चाइल्ड। ठीक है। केस ब्रीफिंग कैसे करूंगा? प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर। ठीक है, फीवर की हिस्ट्री लेके आया है। सिंस हाउ मेनी डेज। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा हो गया एज ग्रुप। उसके बाद हमें लिखनी है कंप्लेंट ऑफ। क्या लिखनी है? कंप्लेंट ऑफ। कंप्लेंट ऑफ। क्या कंप्लेंट है उसकी? कंप्लेंट 2 तरह की होती है। एक होती है चीफ कंप्लेंट, एक होती है एसोसिएटेड कंप्लेंट। चीफ कंप्लेंट का मतलब होता है मेन तकलीफ क्या है। कई बार पेशेंट आपके पास आएगा, वो आपको 10-15 कंप्लेंट बता देगा। तो आपको फिर पेशेंट से ब्रीफली पूछना है या फिर प्रिसाइजली आपको पूछना है कि आपकी सर मेन कंप्लेंट क्या। फिर वो बताएगा सर मेन ज्यादा मुझे बुखार की है, उसके साथ साथ सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उल्टी का मन है, मेरे को थकान है, कमजोरी है, ये चीज है। तो मेन कंप्लेंट्स क्या होगी? फीवर। उसके बाद आपको पूछना फीवर कितने दिन से, सिंस हाउ मेनी डेज। आपको ड्यूरेशन पूछनी है। तो हम लिख सकते हैं उसको 3 to 4 डेज है, या फिर 10 दिन से है, या फिर 15 दिन से है, या फिर 1 महीने से है। देखो जितनी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, ड्यूरेशन से आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली फीवर की पैथोलॉजी क्या है। जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि या 2 दिन से फीवर है, तो हम सोच सकते हैं उसको क्या है? वायरल फीवर है। ओके। अगर यही फीवर उसको 1 महीने से है, तो हम सोच सकते हैं उसको ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी हो सकता है, कोई कार्सिनोमा हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकता है, कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कोई ऐसा उसको डिसऑर्डर हो सकता है जो हमें ध्यान में रखना है। ये तो होगी मेन कंप्लेंट। उसके बाद होगी एसोसिएटेड कंप्लेंट। एसोसिएटेड कंप्लेंट का मतलब होता है जो साथ में एसोसिएट है। जैसे फीवर के साथ सिर में दर्द है, उल्टी का मन है, जोड़ों में दर्द है, तो इनकी टेक्निकल टर्म्स पे आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको साथ में रहेंगी। ठीक है, ये हो गया ड्यूरेशन। उसके बाद आपको ये पूछना है पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम आया है या फिर कहीं से रेफर्ड है। फर्स्ट टाइम, जैसे पेशेंट ने क्या कहीं पे ट्रीटमेंट लिया? नहीं सर, मैंने कहीं पे ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। तो रिसीव डायरेक्टली टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं ER, इमरजेंसी रूम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ED भी बोलते हैं। ओके। या फिर पेशेंट रेफर्ड है। रेफर्ड का मतलब होता है किसी छोटे सेंटर से बड़े सेंटर पे आया है, पेरिफेरी से वो मेजर सिटी के अंदर आया, फर्स्ट टायर हॉस्पिटल से सेकंड टायर में आया, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में आया। ठीक है। तो ये करके हम उसको ब्रीफ करते हैं। तो पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आया है, ये कंप्लेंट्स है उसकी। ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री का मतलब होता है क्या उस तकलीफ के साथ साथ उसको और भी कोई दिक्कत है। और भी कोई दिक्कत का मतलब है ब्रीफली जो मोस्ट कॉमन आज के दिन है। जैसे हम बात करें कोई 50 ईयर ओल्ड मेल है, तो उसमें ज्यादातर क्या होता है? शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री, कोई एक्सीडेंट की हिस्ट्री, कोई मेडिकेशन तो नहीं ले रहे हैं यूजुअली, एपिलेप्सी की, दौरे की मेडिसिन, या किसी और प्रकार की खून पतला करने की दवाइयाँ, या किसी और बीमारी की। तो वो हमें पूछना पड़ता है मेडिकल हिस्ट्री है या नहीं है। तो उसको लिखना होता है नो। अगर नहीं है तो फिर एक बार सर्जिकल हिस्ट्री भी पूछनी होती है। सर्जिकल हिस्ट्री का मतलब कोई सर्जरी तो नहीं हुई, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो आपको क्या ब्रीफ करना पड़ेगा? सर्जिकल हिस्ट्री नो। अब मैं इन चीजों को कंबाइन करूं तो अगर मैं केस ब्रीफ कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ए 50 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ फीवर सिंस 3 to 4 days डायरेक्टली रिसीव्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ओके।
with no medical history, no surgical history, not taken treatment anywhere else, directly received and presently। उसके बाद आपको क्या लेने होते हैं पेशेंट के वाइटल्स, क्या लेने होते हैं वाइटल्स। वाइटल्स। वाइटल्स कौन कौन से होते हैं? वाइटल्स कौन कौन से होते हैं? कौन से 5 वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? टेम्परेचर। वेरी गुड। सबसे पहले टेम्परेचर, क्योंकि पेशेंट हमारा किस चीज का है? फीवर का। फीवर का। सबसे पहले टेम्परेचर, उसके बाद पल्स, उसके बाद बीपी, उसके बाद SpO2, उसके बाद रेस्पिरेटरी। ओके, तो ये चीजें हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऑन एग्जामिनेशन वाइटल्स हैं टेम्परेचर 102, 103, 104 या 99 जितना भी। पल्स कितनी है? पल्स में आपको क्या बताना है? नॉर्मल पल्स है या पेशेंट को टैकी है या ब्रेडी है? क्या है? टैकीकार्डिया है या फिर ब्रेडीकार्डिया है? टैकीकार्डिया क्या होता है? अगर पल्स रेट मोर देन 100 तो वो टैकीकार्डिया। हो गया टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया भी आपको बताना है कि टैकीकार्डिया की सीवियरिटी क्या है। अब सपोज करो किसी की पल्स रेट 101 है तो वो भी टैकीकार्डिया है। जिसकी 199 वो भी टैकीकार्डिया है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और किसी की 199 है वो भी टैकीकार्डिया। लेकिन इसमें सीवियर कौन सा है? 199 वाला सीवियर है टैकीकार्डिया। तो आपको बोलना है सर पेशेंट इज रनिंग टेम्परेचर 99 पॉइंट समथिंग फ़ारेनहाइट एंड पल्स रेट टैकीकार्डिया विद रनिंग टैकीकार्डिया विद पल्स रेट ऑफ 199, 126 जितना भी। ब्लड प्रेशर पेशेंट इज हैविंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल भी बताना है, ठीक है, विद इन नॉर्मल लिमिट। तो वो नॉर्मल लिमिट क्या है? हो सकता है मेरे लिए जो नॉर्मल है दूसरे के लिए वो एबनॉर्मल हो। तो वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा नर्सिंग स्टाफ से हम पूछते हैं तो वो ब्रीफ करते हैं हमें केस के बारे में। सर पेशेंट आ गया, बीपी टेम्परेचर नॉर्मल है। नो, डोंट टेल नॉर्मल, टेल द रीडिंग्स, टेल द रीडिंग्स आपको बतानी है। सर पेशेंट के वाइटल्स ले लिए हैं, पेशेंट का बीपी 110/70 mm ऑफ Hg है, सिस्टोलिक 110 है, डायस्टोलिक 70 है। पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो 99 है सर, स्लाइट पेशेंट को फीवर है। ओके, पेशेंट का SpO2 नॉर्मल है, पेशेंट का 96% है। अब सपोज करो नॉर्मल का मतलब SpO2 का 95 ±5। अब ये रेंज करेगा आपका 90 से 100 तक, 90 से 100 तक। अब सपोज करो किसी का 91 है और किसी का 98 है तो दोनों का नॉर्मल लिमिट में, लेकिन 91 वाला थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। हो सकता है उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो। SpO2 मतलब सैचुरेशन, ये वाला है तो नॉर्मल लिमिट में। तो टेल द रीडिंग्स इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट तो आपको बतानी है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, रेस्पिरेटरी रेट है 14 से 18 तक पर मिनट। अब किसी पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 19 है तो वो रेज्ड है, अपर साइड है, ठीक है। किसी का 13 है तो वो नीचे की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेडेप्निया। क्या बोलते हैं? ब्रेडेप्निया। जैसे यहाँ पे क्या बोला था? ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडी मतलब कम, कार्डिया मतलब हार्ट, पल्स रेट कम है। वैसे यहाँ पे ब्रेडेप्निया, अपनिया मतलब रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन है वो कम है। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे वैल्यूज की ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन सेइंग नॉर्मल है। अब आप कई लोग बोलते हैं फीवर नॉर्मल है। अरे फीवर नॉर्मल नहीं होता, टेम्परेचर नॉर्मल होता है। फीवर हो गया तो नॉर्मल कैसे हो सकता है? नॉर्मल फीवर है जी, नहीं, वो आपका एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। टेम्परेचर नॉर्मल है। क्या नॉर्मल है? टेम्परेचर नॉर्मल है। फीवर नॉर्मल कैसे हो सकता है? फीवर हो गया तो टेम्परेचर नॉर्मल है ही नहीं, वो तो एबनॉर्मल हो गया। फीवर इज व्हाट? फीवर इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल लिमिट्स, तो एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल लिमिट से ऊपर या नीचे, ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वो हो गया हमारा फीवर। तो टेम्परेचर बोलना, फीवर नॉर्मल नहीं बोलना। जैसे सुबह किसी स्टूडेंट ने फीवर नॉर्मल बोला था एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो आपको क्या बोलना है? टेम्परेचर नॉर्मल है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ लिमिट्स की वैल्यू का। सपोज करिए किसी की प्लेटलेट 1,51,000 है और एक की 3,75,000। अब ये बताइए है तो नॉर्मल लिमिट में, क्योंकि नॉर्मल लिमिट क्या होती है? 1.5 से 4.5 है तो लिमिट में। पर डिफरेंस देखिए, 151 पे हमें थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है, वो नीचे की तरफ से लिमिट है, ये ऊपर की तरफ से है, तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अब ये नहीं बताना आपको सर प्लेटलेट नॉर्मल है। सर प्लेटलेट्स आर विद इन नॉर्मल लिमिट बट दे आर नियर द बिलो लाइन, जो बिलो रेंज है उसके नजदीक है वो। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ केस ब्रीफिंग कंप्लीट करके। ओके, केस ब्रीफिंग कंप्लीट करके आपको बताता हूँ। केस ब्रीफिंग से आपकी आधी डायग्नोसिस कंप्लीट हो जाती है। तो केस ब्रीफिंग तो मैं आप बताऊंगा। सपोज करो सुबह वाले
पेशेंट का आप एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो अब मैं केस ब्रीफ कर रहा हूँ। ए 55-year-old मेल, इसको हम डेसिग्नेट करते हैं मेल से। 55-year-old मेल। HX का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ फीवर। हिस्ट्री ऑफ फीवर फीवर ड्यूरेशन 3 to 4 days। ओके। रिसीव्ड फर्स्ट टाइम और रेफर्ड, आपको बताना है रिसीव्ड फर्स्ट टाइम या रेफर्ड, कहीं से ट्रीटमेंट लिया या डायरेक्ट आया है। ठीक है, हो गया। नो मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, या फिर आपको बताना है पेशेंट इज हैविंग डायबिटीज मेलाइटस, पेशेंट इज ऑन डायबिटीज है, शुगर है, तो क्या ले रहा है, टैबलेट्स ले रहा है जिसको हम बोलते हैं OHA, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, या फिर पेशेंट इंसुलिन ले रहा है, कितनी ड्यूरेशन में ले रहा है, गो इन द डीप, उसको ब्रीफ करना होता है हमें एग्जैक्टली, ओवरली कंट्रोल्ड है या क्या अनकंट्रोल्ड है, तो वो चीजें भी हमें देखनी होती है। ठीक है, उसके बाद ऑन अराइवल मतलब जब पेशेंट हमारे पास आया, वाइटल्स क्या है उसके। हो सकता है पेशेंट को फीवर 4-5 दिन से आ रहा हो, पैरासीटामोल लेके आया हो, आपके पास आया हो, टेम्परेचर आपको मिले 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हो गया, ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। एग्जैक्टली डन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या देखना है, ऑन अराइवल दिस इज द टेम्परेचर। ठीक है, बीपी पल्स सारी चीजें बतानी है। एग्जामिनेशन का मतलब होता है जब हम उसको एग्जामिन करते हैं। नर्वस सिस्टम, हमारे कितने सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, GIT सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, तो ये सारे हमारे सिस्टम होते हैं। इंटेगोमेट्री सिस्टम, तो ये सारे हमारे सिस्टम होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके हमें केस ब्रीफिंग करनी पड़ती है। ओके, अब मुझे कोई कहीं केस ब्रीफ करना है तो मैं ऐसे बताऊंगा, ए 55-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेंट्स ऑफ फीवर। ओके, हिस्ट्री ऑफ 3 to 4 days। फिर फीवर के साथ एसोसिएटेड कंप्लेंट्स क्या है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, जॉइंट पेन है, हेडेक है, गिडनेस है, विथ मेडिकल हिस्ट्री और सर्जिकल हिस्ट्री इफ एनी प्रेजेंटेड ऑन patient directly received in the our hospital, our institute. Okay, directly received on examination, arrival vitals are BP, pulse, temperature, SpO2, respiratory rate, 5 things vitals। इनको रट लीजिए, vitals पूरा खेल मेडिकल साइंस में वाइटल्स का है। आप कितने ही बड़े सर्जन हो जाइए, कितने ही बड़े फिजिशियन, whatever you might be, everything depends upon vitals। वाइटल्स आपको क्लू देते हैं, और नर्सिंग स्टाफ को तो वाइटल्स से खेलना आना चाहिए। खेलना मतलब दे मस्ट नो उनकी सीवियरिटी क्या है, पेशेंट शॉक में जा रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है पेशेंट को, हार्ट रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है, पेशेंट को डिस्ट्रेस हो रहा है, बात करने में ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ऐसे डिपार्टमेंट है ऐसे जो ज्यादा से ज्यादा पेशेंट के पास रहते हैं, 8 घंटे 10 घंटे पेशेंट के पास रहते हैं, तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, दीज आर द कंप्लेंट्स ऑन अराइवल। ये केस ब्रीफिंग हो गया छोटा सा। अब मैं राउंड पे जाऊंगा, मेरा दिमाग क्लियर हो जाएगा कि पेशेंट के क्या क्या टेस्ट हमें करवाने हैं, जो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केस ब्रीफिंग। क्या करते हैं, केस ब्रीफिंग। कल से कोई भी पेशेंट आएगा तो आपको मुझे इस प्रेजेंटेशन में बताना है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, आप हिंदी में बता सकते हैं, सर ये 52 साल का आदमी है, इसको बीपी शुगर कुछ नहीं है, ये 3 दिन से बुखार लेके आया, फिर मेरे को क्लियर हो जाएगा, तब मैं उसको एग्जामिन करूंगा। फिर हम आपको एग्जामिनेशन स्किल्स दिखाएंगे, कैसे ऑस्कल्टेट करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, चेस्ट सिस्टम। ओके, सो दिस इज अबाउट केस ब्रीफिंग। क्या है, केस ब्रीफिंग। केस ब्रीफिंग, इससे क्या है, हमारा काम क्विक हो जाता है। क्या हो जाता है, क्विक हो जाता है। अब मैं सपोज करूं मुझे 50 पेशेंट का राउंड लेना है, कितने पेशेंट का, 50 का। अगर मेरा पैरामेडिकल स्टाफ जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे हैं, ये एक्सपर्ट हैं केस ब्रीफिंग में, वो मुझे तुरंत बता देंगे, सर दीज आर द कंप्लेंट्स, ये इन्वेस्टिगेशन, ये एडवाइस के, ये फाइंडिंग्स है। वो मुझे क्लू भी देंगे, क्योंकि लैब पैरामीटर्स हैं, कई बार अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई, 1,51,000 और 3,50,000 है तो नॉर्मल लिमिट में, लेकिन टेल द कहाँ से नॉर्मल है, बीच में से नीचे की तरफ जाने वाली है। अगर 1,51,000 है, हो सकता है 1-2 दिन में वो ड्रॉप कर जाए, पेशेंट को डेंगू हो। क्लियर, तो ये चीजें हमें ध्यान में देनी है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। दिस इज कॉल्ड एज केस ब्रीफिंग। क्या बोलते हैं, केस ब्रीफिंग। केस ब्रीफिंग। थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स, और इन चीजों को आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, तभी आप पेशेंट की बेस्ट केयर कर पाएंगे और बेस्ट DX कर पाएंगे। DX मतलब डायग्नोसिस। वेरी गुड, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आपकी प्रॉपर है, आप कहीं भी बैठे हैं, किसी भी फील्ड में बैठे हैं, आप मेदांता बैठे हैं, PGIMS बैठे, कहीं भी, एनीवेयर इन द पेरिफेरी, इफ यू आर वेल वर्स्ड इन हिस्ट्री टेकिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यू विल रीच द डायग्नोसिस। अदरवाइज केस ब्रीफिंग नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं पता है, तो आप केस डायग्नोसिस अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और पेशेंट कई बार यू विल क्या है, सिम्टोमेटिकली आप देते रहते हैं, पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है।
So keep connected. Thank you very much. See you in the next session.